लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 44वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। हारान बाबू ने प्रचंड रूप धारण कर रण क्षेत्र में प्रवेश किया। ललिता को अगेन बोट पर विनय के साथ आए आज 15 दिन हो गए हैं। ये बात 2-4 मनुष्यों के कान में जा चुकी है और धीरे धीरे फैल रही है। लेकिन अब 2 ही दिन में ये समाचार फूस में लगी आग की तरह चारों ओर फैल गया। हारान बाबू ने बहुत लोगों को ये समझाया था कि ब्राह्म समाज के धर्म नैतिक जीवन को ध्यान में रखते हुए इस ढंग के कदाचार का दमन करना उनका कर्तव्य है। यों ऐसी बातें समझाने के लिए अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। सत्य के अनुरोध, कर्तव्य के अनुरोध से प्रेरित होकर जब हम दूसरों की चूक पर घृणा प्रकट करने या दंड विधान करने को तैयार होते हैं, तब सत्य और कर्तव्य के अनुरोध को मानना हमारे लिए बहुत कठिन नहीं होता। इसीलिए ब्राह्म समाज में जब हारान बाबू ने अप्रिय सत्य की घोषणा की और कठोर कर्तव्य की पुकार उठाई, तब इतनी बड़ी अप्रियता और कठोरता के डर से भी अधिकतर लोग उत्साहपूर्वक उनकी मदद करने से न घबराए। ब्रह्म समाज के हितैषी लोग पालकी गाड़ी करके परस्पर एक दूसरे के घर जाकर कह आए, आजकल जब ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी हैं, तब ब्राह्म समाज के भविष्य को घोर अंधकार में छिप गया समझना चाहिए। इसके साथ साथ सुचरिता जो हिंदू हुई है और हिंदू धर्म वाली मौसी के घर में रहकर नियम निष्ठा के साथ ठाकुर जी की सेवा करके दिन बिता रही हैं, ये बात भी घर घर में फैलने लगी। बहुत दिनों से ललिता के मन में एक बात का विवाद चल रहा था। वो नित्य रात को सोने के पहले कहती थी कि मैं कभी हार न मानूंगी, और जागकर भी आंखें मलती हुई बोलती थी, चाहे जो हो मैं कभी हार न मानूंगी, किसी तरह भी नहीं। ये मानसिक कलह और किसी के साथ नहीं, सिर्फ विनय के साथ थी। विनय की चिंता उसके मन पर संपूर्ण रूप से अधिकार किए बैठी थी। विनय नीचे बैठकर बातें कर रहा है, जानते ही उसका कलेजा उछलने लगता था। उसके मन की सोची हुई सब बात छूमंतर की तरह उड़ जाती। विनय के 2 दिन लगातार उनके घर नहाने पर वो जैसे रूठ कर अपने ही को सताने लगती थी। बीच बीच में कई बहानों से सतीश को विनय के घर जाने के लिए प्रोत्साहित करती थी और उसके लौटने पर विनय क्या कर रहा था और उससे क्या बात हुई, इसका पूरा ब्यौरा जानने की कोशिश करती थी। ललिता इन सब के लिए जितना ही अपने मन को विवश पाती, उतना ही अपनी हार की गिलानी उसे और बेचैन कर देती। कभी कभी उसे इस पर भी गुस्सा हो आता था कि परेश बाबू ने क्यों विनय और गोरा के साथ उनके मेल मिलाप में बाधा नहीं दी। लेकिन वो अंत तक लड़ती ही रहेगी, मर जाएगी पर हारेगी नहीं, यही उसकी प्रतिज्ञा थी। उसका जीवन कैसे कटेगा, इस संबंध में उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएं उदित होती रहती थीं। यूरोप की लोक हितैषी स्त्रियों के जीवन चरित्र और कीर्ति की जो सब बातें उसने पढ़ रखी थीं, वे सब स्वयं उसके लिए साध्य और संभव हैं, ऐसा उसे लगने लगा था। एक दिन उसने परेश बाबू से जाकर कहा, पिताजी, क्या मैं किसी कन्या पाठशाला में शिक्षा देने का भार नहीं ले सकती? परेश बाबू ने अपने लड़की के मुंह की ओर देखा। उसकी 2 करुण आंखें मानो हृदय की भूख की वेदना के कारण कंगाल सी होकर ये प्रश्न पूछ रही थी। उन्होंने स्नेह भरे स्वर में कहा, क्यों नहीं ले सकोगी बेटी, किंतु वैसा गर्ल्स स्कूल है कहाँ? जिस समय की बात हो रही है उस समय लड़कियों के स्कूल अधिक नहीं थे, साधारण पाठशालाएं थीं और भद्र घरों की लड़कियों ने अभी मास्टरनी का काम करना शुरू नहीं किया था। ललिता ने उदास होकर कहा, स्कूल नहीं है बाबा? परेश बाबू ने कहा, कहीं देखने में तो नहीं आता। ललिता, अच्छा पिताजी, क्या एक कन्या पाठशाला खोली नहीं जा सकती? परेश बाबू, क्यों नहीं खोली जा सकती, परंतु इसके लिए पूरा खर्च चाहिए और इसमें अनेक लोगों की सहायता की दरकार है। ललिता जानती थी कि अच्छे काम की ओर चित्त का झुकाव होना ही कठिन है, किंतु उसके साधन पथ में जो इतनी बाधाएं हैं, ये वही पहले नहीं समझती थी। बहुत देर चुपचाप बैठकर वो वहां से उठकर धीरे धीरे चली गई। परेश बाबू अपनी लड़की के मानसिक दुख का कारण ढूंढने लगे। वे जब इस बात को सोचने लगे, तब विनय के संबंध में जो हारान बाबू उस दिन कुछ कह गए थे, वो भी उन्हें याद हो आया। उन्होंने लंबी सांस लेकर अपने मन से कहा, तो क्या मैंने भूल की है? उसके सिवा कोई दूसरी लड़की होती तो विशेष चिंता का कारण न था, किंतु ललिता के चरित्र को वे बहुत विशुद्ध मानते थे। छल प्रपंच किसे कहते हैं, ये तो वो जानती ही नहीं। ललिता अपने जीवन में प्रतिदिन ये व्यर्थ धिक्कार सहती हुई कैसे जी सकेगी? उसे सामने कहीं कोई प्रतिष्ठा, कोई मंगल परिणाम नहीं दिखता।
और इस प्रकार निरुपाय बहते चले जाना भी उसके स्वभाव में नहीं है। उसी दिन दोपहर को ललिता सुचरिता के घर गई। उसके घर में सजावट की कोई चीज देखने में न आई। घर के भीतर 2 चटाइयां बिछी थीं। उसी पर एक ओर सुचरिता और दूसरी ओर हरिमोहिनी का बिछौना था। हरिमोहिनी चारपाई पर नहीं सोती हैं, इस कारण सुचरिता भी उसके साथ एक कमरे में नीचे बिछौना करके सोती हैं। दीवाल पर परेश बाबू का चित्र टंगा है। उस कमरे से सटी कोठरी में सतीश की चारपाई बिछी है और एक कोने में एक छोटी टेबल पर दवात, कलम, कॉपी, स्लेट और किताबें आदि लिखने पढ़ने का सामान जहां तहां बिखरा पड़ा है। एक आध कॉपी और किताब टेबल के नीचे भी गिरी पड़ी है। सतीश स्कूल गया हुआ है। घर में सन्नाटा है। भोजन के अनंतर हरिमोहिनी अपनी चटाई पर लेटी हैं और नींद आने की बाट जो रही हैं। सुचरिता अपने खुले केशों को पीठ की ओर करके चटाई पर बैठी और नीचे सिर किए गोद में तकिया रखकर हाथ में किताब लिए बड़े ध्यान से कुछ पढ़ रही है। ललिता को एकाएक घर में आते देख सुचरिता ने मानो लजाकर झट हाथ की किताब को बंद कर नीचे रख दिया। फिर लज्जा को लज्जा से ही दबाकर उस किताब को हाथ में ले लिया। ये किताब गोरा के लेखों के संग्रह के सिवा और कुछ न थी। हरिमोहिनी झट उठ बैठी और बोली, हाँ बेटी ललिता, इधर आकर बैठो। तुम्हारा घर छोड़ने से सुचरिता पर जो बीत रही है सो मैं जानती हूं। यहां उसका जरा भी जी नहीं लगता। जी बहलाने ही के लिए वो किताब लेकर पढ़ने बैठती है। अभी अभी मैं पड़ी पड़ी यही सोच रही थी कि तुम में से कोई यहां आती तो अच्छा होता। इतने में तुम यहां आ ही तो गई। बेटी तुम बहुत दिन जियोगी। ललिता के मन में जो बातें थीं उन्हें सुचरिता के पास बैठकर सुनाना उसने आरंभ किया। उसने कहा, बहन, इस मोहल्ले में यदि लड़कियों के लिए एक स्कूल खोल दिया जाए तो कैसा हो? हरिमोहिनी ने विस्मित होकर कहा, इसकी बात तो सुनो। क्या तुम स्कूल खोलोगी? सुचरिता बोली, स्कूल कैसे जारी होगा? कोई सहायता भी तो करे। ऐसा कोई देखने में नहीं आता जो हम लोगों को इस कार्य में सहायता देगा। बाबूजी से इस बात का जिक्र किया था। ललिता, हम और तुम दोनों मिलकर पढ़ा सकेंगे। प्रार्थना करने पर शायद बड़ी बहन भी राजी हो जाए। सुचरिता, सिर्फ पढ़ाने ही की तो बात नहीं है। किस प्रकार स्कूल का काम करना होगा उसके लिए सब नियम चाहिए। एक मकान का प्रबंध करना होगा, विद्यार्थिनियां चाहिए और खर्च के लिए कुछ रुपए भी चाहिए। ये सब काम क्या यों ही हो जाएंगे? ललिता, बहन, ये कहने से कुछ न होगा। ऐसा कौन काम है जो यत्न करने से नहीं हो सकता? स्त्री होकर जन्म लिया है तो क्या इनसे मुंह छिपाकर रहेंगी? क्या हम सब संसार का कोई काम न करेंगी? ललिता के मन में जो दुख का तार था वो सुचरिता के हृदय में बज उठा। वो कुछ जवाब न देकर मन ही मन सोचने लगी। ललिता ने कहा, मोहल्ले में तो कितनी ही वे पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। हम लोग अगर उनको यों ही पढ़ाना चाहें तो वे बेहद खुश होंगी। उनमें जो पढ़ना चाहेंगे उन्हें तुम्हारे इस घर में लाकर हम तुम दोनों मिलकर पढ़ा दिया करेंगे। इसमें खर्च की क्या जरूरत है? इस घर में मोहल्ले की लड़कियों को एकत्र करके पढ़ाने की बात सुनकर हरिमोहिनी उद्विग्न हो उठी। वो लोगों की भीड़ भाड़ से बचकर एकांत में पूजा पाठ करके शुद्ध आचार विचार से रहना चाहती थी। इसलिए वो ठाकुर जी की सेवा में व्याघात पहुंचने की संभावना से आपत्ति करने लगी। सुचरिता, मौसी तुम डरो मत। यदि लड़कियां जुटेंगी तो हम उन्हें नीचे के कमरे में ही पढ़ा लिखा लेंगे। तुम्हारे इस ऊपर वाले कमरे में हम उत्पात करने ना आवेंगे। सुनो ललिता बहन, यदि पढ़ने वाली लड़कियां मिलें तो मैं ये काम करने को राजी हूं। ललिता, अच्छा, एक बार यत्न करके देखूंगी। हरिमोहिनी बार बार कहने लगी, सभी बातों में तुम लोग किरस्तानों की नकल करोगी तो कैसे चलेगा? गृहस्थ के घर की लड़कियों को स्कूल में पढ़ते मैंने नहीं देखा। परेश बाबू के घर के ऊपर समीपवर्ती घरों की छत पर की स्त्रियों में परस्पर वार्तालाप होता था। इस परस्पर की बातचीत में बड़े विस्मय का विषय ये था कि पास वाले घर की स्त्रियां इस घर की लड़कियों की जवानी में भी अब तक शादी न होने पर आश्चर्य करती और प्रायः रोजी प्रश्न पर प्रश्न करती थीं। इसीलिए ललिता छत पर की इस बातचीत में हिस्सा नहीं लेती थी। छतों के बीच दोस्ती के इस विस्तार में लावण्य का ही उत्साह सबसे अधिक था। दूसरी गृहस्थियों के हालचाल के बारे में उसके कौतूहल की सीमा नहीं थी। पड़ोसियों के रोजमर्रा जीवन की प्रधान और अप्रधान अनेक बातों की चर्चा दूर से ही हवा के सहयोग से उसके साथ होती रहती थी। अक्सर तीसरे पहर खुले आकाश के नीचे हाथ में कंघी लिए बाल संवारते संवारते उसकी और उसकी सहेलियों की सभा जुटा करती थी। अपने संकल्पित लड़कियों के स्कूल के छात्राएं जुटाने का भार ललिता ने लावण्य को सौंप दिया।
लावण्य ने जब छतों ही छतों पर से इस प्रस्ताव की घोषणा कर दी तब कई लड़कियां उत्साहित हो उठीं। ललिता प्रसन्न होकर सुचरिता के घर की निचली मंजिल का कमरा झाड़ पहुंचकर धोकर सजाकर तैयार करने में लग गई, किंतु उसका वो सजा सजाया स्कूल का घर सूना ही रह गया। पड़ोस के घर की लड़कियों के अभिभावक ये सुनकर कि हमारे घर की लड़कियों को फुसलाकर पढ़ाने के बहाने ब्राह्म समाज में ले जाने का प्रस्ताव हो रहा है, अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। जब उन्होंने सुना कि परेश बाबू की लड़कियों के साथ हमारे घर की बहू बेटियां छत पर जाकर बातचीत करती हैं, तब उन्होंने उन सबों को ऊपर जाने की एकदम मनाही कर दी और ब्राह्म पड़ोसी की लड़कियों के साथ साधु संकल्प पर असाधु भाषा का प्रयोग किया। बेचारी लावण्य ने नित्य नियमानुसार हाथ में कंघी लेकर अपनी छत पर जाकर देखा कि पास वाली छतों पर नवयुवतियों के बदले आज बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां आ जुटी हैं। ललिता इतने पर भी बाज न आई। उसने कहा, बहु तेरी गरीब ब्राह्मण बालिकाओं का फीस वाले स्कूल में जाकर पढ़ना कठिन है, इसलिए उनको मुफ्त पढ़ाना स्वीकार करने में उनका विशेष उपकार हो सकता है। इस विचार से वो विद्यार्थिनियों की खोज में स्वयं लग पड़ी और सुधीर को भी लगा दिया। उस समय परेश बाबू के घर की लड़कियों के पढ़ने लिखने का यश दूर दूर तक फैल गया था, यहां तक कि वो यश सत्य का भी अतिक्रम कर गया था। इसलिए कितने ही गरीब लड़कियों के माँ बाप खुश हो उठे कि वे ही हमारी लड़कियों को बिना फीस के पढ़ावेंगे। पहले 5-6 लड़कियों को लेकर ही ललिता ने स्कूल जारी कर दिया। इस स्कूल के क्या नियम होने चाहिए, कब क्या पढ़ाना होगा, इस विषय में परेश बाबू से परामर्श तक लेने का अवसर ललिता को न मिला। वो एकाएक इस काम में प्रवृत्त हो गई। यहाँ तक कि इस साल के आखिर में इम्तिहान हो जाने पर लड़कियों को कैसा पुरस्कार देना चाहिए, इस विषय पर लावण्य के साथ ललिता तर्क वितर्क करने लगी। ललिता पुरस्कार या पाठ के लिए जिन पुस्तकों का नाम लेती थी उन्हें लावण्य पसंद न करती थी, और इस विषय में लावण्य जो कुछ कहती थी वो ललिता को पसंद न आता था। लड़कियों की परीक्षा कौन लेगा, इस पर भी बहस हुई। लावण्य यद्यपि हारान बाबू को जी से पसंद न करती थी, तथापि वो उनके पांडित्य से परिचित थी और उनकी विद्या का सुयश सर्वत्र ख्यात है, ये वो जानती थी। हारान बाबू उस पाठशाला के परीक्षक या निरीक्षक नियुक्त हों तो उस पाठशाला का विशेष नाम होगा, इस विषय में उसे कुछ भी संदेह न था। किंतु ललिता ने इस बात को एकदम अस्वीकार कर दिया। 2 ही 3 दिन के भीतर उसकी छात्राओं की संख्या घटते घटते क्लास खाली हो गया। ललिता अपने सूने क्लास में बैठकर लड़कियों के आने की बाट जोहने लगी। किसी के पैरों की आहट सुनकर वो किसी छात्रा के आने की आशंका से चकित हो उठती थी। इस प्रकार जब 2 पहर बीत गया तब उसने समझा कि किसी ने विघ्न डाला है। पास में जो छात्रा रहती थी उसके घर ललिता गई। छात्रा आंखों में आंसू भरकर रोती हुई सी बोली, मां मुझको जाने नहीं देती हैं। उसकी मां ने कहा, वहां जाने में अनेक बाधाएं हैं, क्या है ये स्पष्ट नहीं बताया। ललिता बड़ी माननी है, वो दूसरी ओर अनिच्छा का लेश मात्र देखने से न हट कर सकती है और न कारण ही पूछ सकती है। उसने कहा, अगर बाधा है तो मत भेजो। उसके बाद ललिता जिस घर में गई वहां यही बात सुनी कि सुचरिता अब हिंदू हो गई है, वो जात पात मानती है, मूर्ति पूजती है, उसके घर में जाने से लड़कियों के चित्त पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। ललिता ने कहा, अगर यही एकमात्र उज्र हो तो मेरे ही घर में स्कूल होगा। किंतु इससे भी आपत्ति का खंडन न हुआ, इसमें कुछ और भी गांठ लगी है। ललिता ने अब और छात्राओं के घर जाना उचित न समझ सुधीर को बुलाकर कहा, सुधीर सच सच बतलाओ क्या मामला है, क्यों लड़कियों का आना एकाएक बंद हो गया। सुधीर, हारान बाबू तुम्हारे इस स्कूल के विरुद्ध हो गए हैं, वो नहीं चाहते कि ये स्कूल चले। ललिता, सुचरिता बहन के घर ठाकुर जी की पूजा होती है इसी से। सुधीर, सिर्फ इतना ही नहीं। ललिता ने अधीर होकर कहा, और क्या, कहते क्यों नहीं। सुधीर ने कहा, बहुत बातें हैं। ललिता, शायद मैं अपराधनी समझी गई हूं। सुधीर चुप हो रहा। ललिता ने क्रोध से मुंह लाल करके कहा, यह स्टीमर के द्वारा मेरी उस जल यात्रा का दंड है। यदि मैंने वो अविचार का काम किया तो अच्छा काम करके प्रायश्चित करने का मार्ग हमारे समाज में एक बारगी बंद मालूम होता है। क्या मेरे लिए सभी शुभ कर्म इस समाज में निषिद्ध है? मेरी और मेरे समाज की आध्यात्मिक उन्नति का तुम लोगों ने क्या यही मार्ग ठीक किया? सुधीर ने बात को कुछ मुलायम करने के अभिप्राय से कहा, विनय बाबू आदि कहीं इस विद्यालय के साथ सम्मिलित न हो पड़े, इसी का भय वे लोग करते हैं। ललिता ने क्रोध से आग बबूला होकर कहा,
भय नहीं, समाज का भाग्य मानना चाहिए। योग्यता में विनय बाबू के साथ बराबरी करने वाले कितने आदमी ब्रह्म समाजियों में हैं। सुधीर ने ललिता के क्रोध से संकुचित होकर कहा, ये तो सही है, किंतु विनय बाबू तो। ललिता, यही ना कहोगे कि वे ब्राह्म समाज के अंतर्गत नहीं है? इसी से ब्राह्म समाज उनको दंड देगा? ऐसे समाज को मैं गौरवास्पद नहीं समझती। छात्राओं को एकाएक अंतर्धान होते देख सुचरिता समझ गई थी कि ऐसा क्यों हुआ है, किसके द्वारा ये कुचक्र चल रहा है। सुधीर के साथ बातें करके ललिता सुचरिता के पास गई और बोली, कहो बहन, कुछ सुना है? सुचरिता ने मुस्कुराकर कहा, सुना तो नहीं है, किंतु सब जानती हूं। ललिता ने कहा, क्या ये सब सहने की बात है? सुचरिता ने ललिता का हाथ पकड़कर कहा, सहने में क्या मानहानि है? पिताजी कैसे सहनशील हैं, सब बातों को वे कैसे सह लेते हैं? ललिता, बहन, मैं तुम्हारी बात काट नहीं सकती, किंतु मेरे मन में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बात सह लेना एक तरह से अन्याय को स्वीकार करना है। सुचरिता ने कहा, तुम क्या करना चाहती हो सो कहो। ललिता, मैं क्या करूंगी इस पर मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। मैं ये नहीं बता सकती कि मैं क्या करूंगी, परंतु कुछ करना ही होगा। हम लोगों के सदृश कर्तव्यपरायण स्त्रियों के पीछे जो लोग ऐसे खोटे भाव से पड़े हैं, वे अपने को चाहे जितना बड़ा क्यों न माने, परंतु वास्तव में वे नीच हैं। वे भले ही उत्पात मचावें, मैं उनसे हार मानने वाली नहीं, कभी नहीं, किसी तरह नहीं। इसके लिए जो उनके जी में आवे करें। ये कहते ही ललिता ने जोर से जमीन पर पैर पटका। सुचरिता कुछ उत्तर देकर धीरे धीरे ललिता के हाथ पर हाथ फेरने लगी। कुछ देर पीछे बोली, ललिता बहन, एक बार बाबूजी से पूछ देखो, वे क्या कहते हैं। ललिता ने खड़ी होकर कहा, मैं अभी उनके पास जाती हूं। ललिता ने अपने घर के फाटक के पास आकर देखा, विनय सिर झुकाए बाहर जा रहा है। ललिता को आते देख वो कुछ देर तक खड़ा हो रहा। ललिता के साथ मैं दो एक बातें करूंगा या नहीं, इस बात को वो मन ही मन सोचने लगा, किंतु उसने अपने को रोक ललिता के मुंह की ओर देखे बिना ही उसे नमस्कार किया और सिर झुकाए ही झट चल दिया। ललिता के हृदय में मानो आग की तपी बरछी चुभ गई। वो बड़ी तीव्र गति से फाटक पार करके एकाएक अपनी माँ के कमरे में गई। उसकी माँ उस समय टेबल के ऊपर एक लंबी जमा खर्च की बही खोलकर बड़े ध्यान से कोई हिसाब करने की चेष्टा कर रही थी। ललिता एक कुर्सी खींचकर टेबल के पास बैठ गई तो भी बरदा सुंदरी ने सिर न उठाया। ललिता ने कहा, माँ। बरदा सुंदरी, बैठो बेटी, मैं यही देखो बड़ी देर से। ये कहकर वो बही के ऊपर और भी झुक गई। ललिता ने कहा, मैं तुमको विशेष कष्ट न दूंगी, सिर्फ एक बात जानना चाहती हूं, विनय बाबू आए थे? बरदा सुंदरी बही की ओर नजर किए ही बोली, हां। ललिता, उनके साथ तुम्हारी क्या बातचीत हुई? बरदा सुंदरी, बहुत कुछ बातें हुई। ललिता, मेरे संबंध में कुछ बात हुई है? बरदा सुंदरी ने बच निकलने का कोई रास्ता न देखकर कलम रख दी और कॉपी से आंखें उठाकर कहा, हां बेटी, हुई थी। जब देखा कि बात दिनों दिन बढ़ती जा रही है, समाज के लोग चारों ओर निंदा कर रहे हैं, तब लाचार होकर उन्हें सावधान कर देना पड़ा। लज्जा से ललिता का सिर झुक गया, उसका कलेजा धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या पिताजी ने विनय बाबू के यहां आने से मना कर दिया है? बरदा सुंदरी, वे इन बातों को थोड़ी ही सोचते हैं, यदि सोचते तो शुरू से ही ऐसा क्यों होने पाता? ललिता, क्या हारान बाबू यहां आ सकेंगे? बरदा सुंदरी ने भौं तानकर कहा, सुनो तो इसकी बात, हारान बाबू क्यों नहीं आवेंगे? ललिता, तो विनय बाबू क्यों नहीं आवेंगे? बरदा सुंदरी ने फिर बही हाथ में लेकर कहा, ललिता, मैं तुमसे नहीं जीत सकती, अभी जाओ, मेरा जी मत जलाओ, मुझे बहुत काम है। ललिता जब दोपहर को सुचरिता के घर स्कूल की तैयारी करने गई थी, तब वो अच्छा अवसर पा बरदा सुंदरी ने विनय को बुलाकर अपना वक्तव्य कह सुनाया था। उसने सोचा था कि ललिता को इसकी खबर ही न मिलेगी। जब उसकी कलई इस तरह खुल पड़ी तब वो नई विपत्ति की आशंका करके डर गई। उसने समझा कि अब इस विरोध की शांति शीघ्र न होगी और सहज ही इसका निपटारा भी न होगा। अपने व्यवहार ज्ञानहीन पति के ऊपर उसका सब क्रोध उबल पड़ा। ऐसे अबोध पुरुष के साथ घर का काम चलाना स्त्री के लिए बड़ी विडंबना है। ललिता अपने अशांत चित्त को लेकर वायुवेग से चल पड़ी। नीचे के कमरे में बैठे परेश बाबू चिट्ठी लिख रहे थे। वहां जाकर एकदम वो पूछ बैठी, पिताजी, क्या विनय बाबू हम लोगों के साथ मिलने के पात्र नहीं है? प्रश्न सुनते ही परेश बाबू घर की अवस्था को समझ गए।
उनके घर के लोगों के विषय में उनके समाज में जो आंदोलन मच रहा है वो परेश बाबू से छिपाना था। इसके लिए उन्हें कभी कभी बड़ी चिंता करनी पड़ती है। विनय के प्रति ललिता के मन का भाव खिंच गया है। इस संबंध में यदि उनके मन में संदेह न होता तो वे बाहर की बात पर कुछ भी ध्यान न देते, किंतु विनय के ऊपर यदि यथार्थ में ही ललिता का अनुराग उत्पन्न हुआ है तो ऐसी अवस्था में क्या करना उचित है, ये प्रश्न वे कई बार अपने मन से पूछ चुके हैं। जब से उन्होंने खुल्लम खुल्ला ब्राह्म धर्म की दीक्षा ली है तब से यही पहले पहल उनके घर में एक संकट का समय उपस्थित हुआ है। इसलिए एक ओर उन्हें समाज का भय भीतर ही भीतर कष्ट दे रहा है और दूसरी ओर उनकी समस्त चित्तवृत्ति सिमट कर उनसे कह रही है कि ब्राह्म धर्म ग्रहण के समय जैसे एकमात्र ईश्वर की ओर दृष्टि रखकर ही मैं कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हूं, सत्य को ही सुख संपत्ति समाज आदि सबके ऊपर मानकर ये जीवन चिरकाल के लिए धन्य हो चुका है, वैसे ही अब यदि कठिन परीक्षा का दिन आ गया है तो उसी सत्य की ओर लक्ष्य रखकर मैं उत्तीर्ण हूंगा। ललिता के प्रश्न के उत्तर में परेश बाबू ने कहा, विनय को तो मैं बहुत अच्छा समझता हूं, उसकी जैसी ही विद्या और बुद्धि है वैसा ही चरित्र भी उत्तम है। कुछ देर चुप रहकर ललिता बोली, गौर बाबू की माँ इधर 2 दफे घर आई हैं, मैं सुचरिता बहन के साथ उनके घर जाना चाहती हूं। परेश बाबू सहसा कोई उत्तर न दे सके। वे बखूबी जानते थे कि जब हमारे घर की आलोचना ब्राह्म समाज में सर्वत्र हो रही है तब इस प्रकार वहां आने जाने से निंदा और भी बढ़ जाएगी, किंतु उनकी आत्मा बोल उठी कि जब तक ये अन्याय नहीं है तब तक मैं रोक न सकूंगा। उन्होंने कहा, अच्छा जाओ, मुझे काम है, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 44वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।